हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि कल हमने यूकेपीएससी द्वारा लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन देखा था और हमने बात की थी कि 13 दिसंबर को इससे संबंधित पूर्ण रूप से विज्ञापन, सिलेबस, एज क्राइटेरिया, अन्य चीज़ों पर भी और पदों की संख्या और अनिवार्य अर्हता पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज 13 दिसंबर को विज्ञापन जो है था वो अच्छी तरह से प्रकाशित, कह सकते हैं फुल रूप में जो है प्रकाशित किया जा चुका है। तो इससे संबंधित हम मुख्य मुख्य बातों पर आज यहाँ पर बात करेंगे, जो फॉर्म भरते वक्त आपको ज़रूरी अपने ध्यान में रखनी है, पाठ्यक्रम पे ध्यान रखना है और जो महत्वपूर्ण तिथि हैं उन पे ध्यान रखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 13 दिसंबर 2024, यानी कि आज की तिथि। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, यानी कि आज से ही आप फॉर्म भर सकते हैं और इसके अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वह है 4 जनवरी। आवेदन शुल्क इसकी भी अंतिम तिथि 4 जनवरी है और आवेदन पत्र में जो संशोधित करने के लिए विंडो ओपन होगी उसकी तिथि है 10 जनवरी। और फिर उसके बाद जो वो परिवर्तन करने वाली जो उसकी अंतिम तिथि है, जो विंडो बंद होगी, उसकी अंतिम तिथि है 20 जनवरी, यानी कि 10 से 10 दिन के लिए वो विंडो, करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन होगी। ठीक है, तो ऐसा हो ही ना कि आपको कोई करेक्शन करना पड़े, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप ध्यान दें 10 से 20 तारीख के बीच में आपको करेक्शन कर लेना है। अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें उत्तराखंड शासन द्वारा अधिसूचना संख्या दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय के लिए किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये तो एक बहुत ही मतलब ऐसा जो पॉइंट है जो सबको पता होना चाहिए और इससे लोगों को डरना भी चाहिए, नहीं तो वैसे ही बहुत सारी भर्तियां भ्रष्टाचार के गिरफ्त में आ रही हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मेन चीज़ उस पर हम ध्यान देंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट के द्वारा ये है। पहले क्या होता था कि अप्लाई जब जैसे विज्ञप्ति आती थी उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, लेकिन अब यह है कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यानी कि 4 जनवरी 2025 तक आपके जो भी शैक्षिक अर्हता हैं, अनिवार्य अर्हता हैं या कोई भी रिजर्वेशन से संबंधित अर्हताएं हैं, उनका सब जो है आपके पास डॉक्यूमेंट 4 जनवरी 2025 से तक होना चाहिए, मतलब उससे पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इसमें बात कही गई है। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें। आप सभी जानते हैं लास्ट टाइम पे जो साइट होती है वो बहुत स्लो काम करती है, सभी लोग लास्ट टाइम पर ट्राई करते हैं, तो ऐसा ना करें, समय पर अपने फॉर्म को भर ले। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना या लिखा होना अनुचित साधन की श्रेणी माना जाएगा। आपका जो प्रवेश पत्र जो आप प्रिंट के माध्यम से निकालेंगे वो उस पर आप कुछ भी अदर चीज़ें ना लिखें। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। माना आपने फॉर्म भर दिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं की तो आपका फॉर्म नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरांत किसी भी दशा में, क्योंकि जैसे आपको 10 जनवरी से 20 जनवरी तक का एक करेक्शन विंडो ओपन हो रही है, उसके बाद आप किसी भी प्रकार से कोई करेक्शन के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, इस बात का हम ध्यान देंगे। और अगर देखिए कभी क्या होता है कि ऑनलाइन आवेदन में किसी महिला अभ्यर्थी द्वारा पुरुष, ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है, मेल और फीमेल, हम उस समय जल्दीबाजी में हमारा ध्यान सिर्फ सर्टिफिकेट्स और परसेंटेज वगैरह इन सब्जेक्ट को भरने में होता है। छोटी सी मिस्टेक हमको बहुत बड़ा भुगतान दे देती है, तो ध्यान रखेंगे। अगर आप महिला हैं और पुरुष अभ्यर्थी वहाँ पर टिक कर रहे हैं, पुरुष हैं तो महिला अभ्यर्थी टिक कर रहे हैं, ऐसा अगर कुछ हुआ तो वो आपका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार और अन्य आवश्यक प्रयोग साक्ष्य हेतु अपने पास रखें। देखिए, आजकल मोबाइल का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो कोई भी चीज़ फाइल को फोल्डर बनाकर आप सेफ रख सकते हैं, लेकिन उसका प्रिंट जरूर उसी समय निकाल के अपने पास रखें, क्योंकि फाइल फोल्डर आप सभी जानते हैं कुछ भी करप्ट हो सकता है, कोई भी उड़ सकता है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, कोई वायरस हो गया कुछ भी, तो मतलब ऐसा अपने पास हार्ड कॉपी निकाल के जरूर रखें। प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की और मुख्य परीक्षा परंपरागत प्रकार, यानी कि जैसे होती है राइटिंग पूरा होता है उस पर,
तत्पश्चात मुख्य लिखित परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। 3 श्रेणियों में परीक्षा होती है, आप सभी जानते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जो इनमें क्वालिफाई करेंगे, फिर उनकी मुख्य परीक्षा, फिर उनमें से उन लोगों का क्या होगा, लिखित परीक्षा के बाद फिर इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार की जिसकी बात की जा रही है। अगला देखते हैं, अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं ईमेल या एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी, इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी ही आवेदन पत्र में भरिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जिस मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को जनरेट कर रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और जिस ईमेल आईडी का यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास चालू हालत में होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी फॉर्म भरते समय आपको परिशिष्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब का ध्यान देना है। मुख्य लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता दी जाएगी, ये तो बात की बातें हैं, ठीक है। अब अगर हम अभी इसकी बात करें, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, मुख्य लिखित परीक्षा परंपरागत एवं साक्षात्कार के उपरांत संपूर्ण प्रवीणता सूची तैयार किए जाने हेतु न्यूनतम अर्हत अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट 7 पर उपलब्ध है। ये बाद में जो मेरिट बनेगी उससे रिलेटेड बातें वहाँ पे कही गई हैं। और एक बात ध्यान रखने की है, जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा को सफल रूप से पार कर लेते हैं, उनकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसका आयोजन सिर्फ 2 सेंटर में हो रहा है और वो है हल्द्वानी और हरिद्वार। इस बात का आप ध्यान देंगे, मुख्य परीक्षा आयोजन सिर्फ हल्द्वानी और हरिद्वार में है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा ना करें, माना आपने प्री निकाल लिया, प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल हो गए, लेकिन आपने मुख्य परीक्षा हेतु ना परीक्षा शुल्क भरा, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो थोड़ा एक्टिव मोड में रहें, ये ना सोचें कि आपको गवर्नमेंट घर से पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। थोड़ा एक्टिव मोड में रहें, अपने डेट टू डेट हम इन चीज़ों से अपडेट रहें। और अभी तो फिलहाल आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है, उस पर ध्यान रखें, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आर्थिक जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो ईयरली, ठीक है, ईयरली उसकी वैलिडिटी होती है, तो उस पर आप ध्यान दें कि वो क्या होना चाहिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर अभ्यर्थियों के लिए जो सर्टिफिकेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आपने 2 साल पहले बनाया और वैलिड नहीं, तो ऐसा ना करें, उसको अपडेट कर लें। अब हम थोड़ा पदों के विषय में जानते हैं। रिक्तियों का विवरण अगर हम बात करें तो कुल 113 पद इसमें है। पद तो कम है, लेकिन फिर भी हमको तो एक ही सीट चाहिए। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, हमको सिर्फ एक वो पद चाहिए होता है जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। तो उसमें कुल 113 पद हैं और ये भी कहा गया कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो इसके अब जो इसका डिटेल विवरण है उस पर हम ध्यान देते हैं। पहला है नायब तहसीलदार, जो पद नाम है, विभाग है राजस्व विभाग। कुल रिक्त पद की बात करूंगी मैं सीधे, जिसमें 36 पद हैं। सामान्य की बात करें तो 18, बाकी आप सभी जानते हैं। जो श्रेणीवार पदों का विवरण है वो आप इसमें देख सकते हैं। तो नायब तहसीलदार के लिए 36 पद, उप कारापाल के लिए 14 पद जो गृह विभाग में है, पूर्ति निरीक्षक 36 पद और विपणन निरीक्षक 6 पद, श्रम परिवर्तन अधिकारी 5 पद, आबकारी निरीक्षक 5 पद, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक 2 पद, गन्ना विकास निरीक्षक 6 पद, खांडसारी निरीक्षक 3 पद। अब इन पदों के अकॉर्डिंग आपका दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी भी इसमें दी गई है कि कहाँ कौन कौन है, ठीक है। जैसे उपकारापाल और आबकारी निरीक्षक में ये श्रेणी चिन्हित नहीं है, बाकी और जगह पे है, इस पर आप ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं जो मुख्य रूप से है वो शैक्षिक अर्हता, ठीक है, और उसके बाद हम आयु की इसमें भी बात करेंगे। इस पर शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। नायब तहसीलदार में 36 पद आप सभी जानते हैं, और इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित ग्रेजुएशन की बात इसमें की गई है, स्नातक होना चाहिए। अधिमान अर्हता की बात करें तो वही एनसीसी और एनसीसी, एनएसएस और एनसीसी। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। उप कारापाल के लिए 14 पद है और इसमें शैक्षिक अर्हता है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। और शैक्षिक अर्हता में एक चीज़ और है, इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान। और अधिमान अर्हता में वही सारी चीज़ें हैं। अन्य अनिवार्य अर्हता जो शारीरिक दक्षता से संबंधित है उप कारापाल की, उसको आप इसमें देख सकते हैं कि जो पुरुष के लिए है उसमें ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, और जो हिल सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी उनके पास हिल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यानी कि ओबीसी के लिए, उनके लिए क्या है 157.5 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप छाती की बिना फुलाई 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाई 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। महिलाओं की बात करें तो सामान्य पिछड़ी जाति
तथा अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, इनकी जो हाइट है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और इसमें कुछ पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिल सर्टिफिकेट होने के कारण और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए है 147 सेंटीमीटर और कम से कम वजन होना चाहिए 45 किलोग्राम और दृष्टि 6/6। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए विनिमय वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएंगे। ठीक है, अब पूर्ति निरीक्षक की बात करते हैं। 36 पद हैं। शैक्षिक अर्हता इसकी भी वही है कि किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये पूर्ति निरीक्षक की बात की जा रही है। अधिमान अर्हता सब जगह सेम है, अन्य बातों के समान होते सीधी भर्ती मामले अधिमान दिया जाएगा अगर उसके पास नेशनल कैडेट कोर का बी अथवा सी सर्टिफिकेट होगा। बात करते हैं विपणन निरीक्षक। 6 पद हैं। शैक्षिक अर्हता वही है, स्नातक की उपाधि होना चाहिए, देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अधिमान अर्हता वही है। श्रम परिवर्तन अधिकारी 5 पद हैं और इसमें शैक्षिक अर्हता भारत में विश्वविद्यालय स्नातक, उसके बाद सब वही है। आबकारी निरीक्षक में भी वही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें भी आबकारी निरीक्षक में भी वैसी ही है। आप देख सकते हैं इसमें पूरा टेबल बना हुआ है। ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थिनी के लिए हाइट दी गई है और पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीने की माप दी गई है। शारीरिक वजन महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम। और इधर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के लिए कुल पद 2 हैं। इनके लिए शैक्षिक अर्हता है कृषि से स्नातक। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है। जो ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक है इनके लिए विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक होना चाहिए, कृषि एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ऐसे अभ्यर्थी का जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तथा अन्य बातों में समान होने पर एक सामान्य और समूह 2 सामान्य पर पदों सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जाएगा। यानी कि जिसने एग्रीकल्चर के साथ पोस्ट ग्रेजुएट किया है उसको रेफरेंस आगे दिया जाएगा, अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, बाकी वही एनसीसी और एनएसएस की यहाँ पे बात की जा रही है। गन्ना विकास निरीक्षक की बात करें तो यहाँ भी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन होना चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे। खांडसारी निरीक्षक की बात करें तो यहाँ पर सामान्य स्नातक उपाधि चलेगी, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान और अधिमान अर्हता वही है। अब बात करते हैं सबसे मुख्य आयु की बात करें। आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। आयु गणना की जो तिथि है जो जहाँ से इसको माना जाएगा वो है 1 जुलाई 2024 और यानी कि 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 होनी चाहिए और 42 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्राइटेरिया दिया है जैसे 2003 और 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीट आपको आयु जो सीमा में जो छूट मिलती है वो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, उसको आप देख सकते हैं। अनिवार्य अर्हता यही है, जो रिजर्वेशन होगा इसमें भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं आरक्षण की तो उसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं हम सीधे पाठ्यक्रम पर। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, कहीं उसके खिलाफ कोई केस नहीं चलना चाहिए। और बाकी इसमें ये भी दिया गया है कि आप फॉर्म को कैसे फिल करें। ऑनलाइन आवेदन किए जाने के लिए प्रोसेस पूरे इसमें दी गई है। ठीक है, आपको पता है जब हम फॉर्म भरते तो सारी चीज़ें अपने आप होती रहती है, बस हमें उसको केयरफुली पढ़ना होता है और आगे नेक्स्ट बटन करना होता है, उस पर आप ध्यान देंगे। अगला है आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित के लिए यानी कि सामान्य कैटेगरी के लिए है 172.30 रुपीज़ और उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों के लिए है 172.30 यानी कि ओबीसी अनारक्षित यानी कि सामान्य और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सेम है। और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग इनके लिए भी वही है क्या 172.30 और उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 82.30, उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए भी 82.30 है। बाकी जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है और जो शारीरिक दिव्यांग वाले बच्चे हैं उनके लिए 22.30 रुपीज़ का शुल्क है। ठीक है, आवेदन शुल्क है ये। अब लिखित परीक्षा हेतु संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि आप प्रमाण पत्र आपके सही होने चाहिए, कोई भी बात गलत नहीं पाई जानी चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, आप सभी को जानते हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, ठीक है, और 150 प्रश्नों की होगी। और बात करते हैं गलत उत्तरों के, आपको पता है कि माइनस मार्किंग होती है और कोई प्रश्न अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है उसके लिए आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए ना अंक मिलेगा ना दंड मिलेगा, आप ये सभी जानते हैं। बात करते हैं अब हम सिलेबस की। ठीक है, ये तो सेंटर है कि सिटी कोड क्या क्या है। सिलेबस की बात करते हैं हम। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, देख लिया, प्रश्नों की संख्या 150 है, समय 2 घंटे है और अधिकतम अंक भी 150 है। तो उसका सिलेबस है सामान्य अध्ययनम सामान्य बुद्धि परीक्षण। ठीक है, मुख्य परीक्षा में अभी हम नहीं जाते हैं, हम प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को डिटेल में देखते हैं थोड़ा। यह डिटेलिंग सिलेबस। सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ें हैं? सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधित आधारभूत जानकारी। आप चाहें तो 100 नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं अपना सिलेबस अब जब बनाएं। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इस चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगा, जो आप पढ़ें आप बुक्स से, लेकिन आप अपने ज्ञान की परिपक्वता को देखने के लिए आप इस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल, जननांकिकी, समसामयिक घटनाएं जिसको हम करंट अफेयर कहते हैं, जिसको हम सबसे हल्के में लेते हैं, इस पर ध्यान देना है।
उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश और उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण। यानी कि 50 नंबर का सामान्य बुद्धि परीक्षण है और 100 नंबर का है आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान आप कह सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड और भारत की बात है। ये अच्छी बात है कि इसमें कोई विश्व का इसमें कुछ नहीं पूछा गया है, भारत का पूछा गया है, भारत और उत्तराखंड। और ज़्यादा ध्यान आप उत्तराखंड में दीजिए, साथ में भारत में भी दीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। फॉर्म आप समय आपको तिथि बता दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले फॉर्म भरें। जो भी एलिजिबिलिटी आपके पास, जो योग्यता धारक आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उनको बनाइए, अपडेट करवाइए और अपने फॉर्म को भरिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी ये फॉर्म 2000 जनवरी तक इसका विंडो ओपन है, तो कम से कम अभी हमारे पास समय है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल से आप यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के अपडेट के लिए जुड़े रहिए। अन्य इसमें उत्तराखंड की भी हिस्ट्री इसमें आपको मिलेगी, उत्तराखंड के क्वेश्चन, करंट अफेयर, सामान्य हिंदी तो सिलेबस में भी है ही नहीं, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में 10 नंबर की सामान्य हिंदी भी है, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।